That's the beautiful flag with the Trishul and Nandi atop the Dhwajadand, and that symbolizes one of the holiest shrines of Lord Shiva or Bhagwan Shiv Shankar or Bholenath, and this is Somnath. Ladies and gentlemen, this is a dream come true for me. I'm actually still shaking. I was overwhelmed with emotion when I had the darshan of the shrine. It's just been restored so beautifully and maintained so beautifully. One feels good as somebody who's a Bharatvasi that a tradition, a heritage, a legacy of Shaivism is being preserved and is being developed despite foreign invaders wanting to destroy it more than 16 times. Brajesh Kumar Singh is with us. Brajesh जी, सबसे पहले तो आपको साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद. मैं गले लगाना चाहता हूं आपको कि आपकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है. It's a big tick off my bucket list. But यहाँ आकर एक तो भक्ति भाव है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए इन विदेशी आक्रांतों ने कितनी कोशिश की. It's a remnant there. वो टूटा हुआ खंडित पार्वती जी का जो मंदिर है जिसमें they've just retained the platform. आपकी आंखों में मैंने थोड़ी देर पहले आंसू देखे जब आप इस मंदिर में टहल रहे थे. आपको याद होगा कि सरदार पटेल यहाँ नवंबर 1947 में आए थे. 13 नवंबर 1947 का वो दिन था जब इस सोमनाथ कैंपस में पहुंचे थे. और उस समय इस तरह का कुछ भी नहीं था. भग्नावशेष थे मंदिर के नाम पर. सरदार की आंखों में आंसू आ गए थे. और ये जो अरब सागर है जिसके किनारे जो है भगवान सोमनाथ का यह मंदिर आप जो देख रहे हैं, इस अरब सागर से अंजलि में पानी भरकर सरदार ने शपथ ली थी कि मैं यह जो सोमनाथ की प्रतिष्ठा है उसको मैं फिर से स्थापित करूंगा. क्योंकि सरदार के लिए, जिन्हें भारत की एकता के शिल्पी के तौर पर न सिर्फ ये देश बल्कि पूरी दुनिया जानती है, उनके लिए यह सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ कोई बड़ा संकेत नहीं. जो ज्योतिर्लिंग है, द्वादश ज्योतिर्लिंग जो कहते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि जो भारत की जो राष्ट्रीय चेतना थी, जो सांस्कृतिक चेतना थी, उसका ये सबसे बड़ा सिंबल था. जिसको विदेशी आक्रांताओं ने बार बार ध्वस्त करके उस भारत के मन को दग्ध करने की कोशिश की थी, भारत के आत्मबल को तोड़ने की कोशिश की थी. नवंबर के उस दिन 1947 में 13 नवंबर के सरदार ने जो प्रतिज्ञा ली इस मंदिर का पुनर्निर्माण करने की, वह जो है एक तरह से कह सकते हैं कि अगले आप 75 वर्षों में इस तरीके से साकार हुई है. आप ध्यान रखिए कि ये जो मंदिर है यह अपने इतिहास में हर जो बड़ा विदेशी आक्रांता था या जो इस्लामिक धर्मांध शासक थे उन्होंने तोड़ा. जिसकी शुरुआत जो है गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी से होती है, जिसने कि अपने जो इस्लामिक जिहाद की जो भावना थी उसके तहत आकर गजनी से आकर इस मंदिर को तोड़ा था. चूंकि यह मंदिर जो है उस समय भी सुवर्ण मंदिर था. आप इस मंदिर को अगर आप देख रहे होंगे, पूरा जो गर्भगृह है वो गोल्ड प्लेटेड था. इस मंदिर की खासियत पूरे दुनिया में थी. तो लूट के इरादे से साथ में साथ जो उसकी धर्मांधता थी, इस्लामिक जिहाद की जो भावना थी, उससे उसने तोड़ा. तो ये सोमनाथ जो है वह कोई सिर्फ अकेले हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ और आस्था का कोई बड़ा प्रतीक नहीं है, बल्कि यह भारत की राष्ट्रीय चेतना का ये मूर्त प्रतीक है जिसके प्रांगण में हम लोग खड़े हैं. And we are very and I'll tell you what happens is in culture and especially our civilization, it's not theology, it's science and spiritualism. And wherever there are spiritual abodes or shrines, you see huge amount of science there. There is right now the Shivling of Somnath is resting on ground, but it was actually used between magnetic rocks, and it used to be floating. So much so that the invaders, they were shocked. They could not believe. They thought it was some kind of magic. It was not magic. It was science. And imagine that representation of science is even here. इसकी बात करिए ब्रजेश जी कि यहाँ लिखा क्या है और इसका प्रतीक क्या है ऊपर. देखिए, ये सोमनाथ का जो मंदिर है यह इस अरब सागर के किनारे है. और आप ध्यान रखिए कि सागर के किनारे मंदिर का निर्माण, और वो भी हजारों वर्षों पहले, कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा. लेकिन हमारा जो विज्ञान था, जिसके बारे में इन विदेशी आक्रांताओं और शासकों ने, यहाँ तक के ब्रिटिश शासकों ने भारत को जो निरक्षरों का देश कहा था, जबकि हमारा विज्ञान इतना सुदृढ़ था. और वो विज्ञान कितना मजबूत था, हमारा जो ज्ञान था, उसका प्रतीक जो है सो ये सोमनाथ मंदिर के कैंपस में यह जो जगह है वह भी बताती है. आप देखिए क्या लिखा हुआ है. यहाँ से दक्षिण ध्रुव तक, जहाँ पर ये सागर खत्म होता है, उसके आगे तक यानी दक्षिण ध्रुव तक आप चले जाएं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई बाधा नहीं है. ऐसी जगह पर इस मंदिर का निर्माण किया गया था. The light path stretching without obstruction up to the South Pole over the end of the ocean. So thousands of years ago, how did people know
where the South Pole was. Now, ये उसमें कोई गूगल नहीं था, कोई आप गूगल ध्यान नहीं था। रखिए, उसमें कोई जो है सैटेलाइट्स नहीं थे। यह भारत का अपना जो है विजडम था, अपनी जो है वैज्ञानिक चेतना थी, अपना ज्ञान था। चाहे हमारा भूगोल का ज्ञान हो, चाहे हमारा ज्योतिष का ज्ञान हो, चाहे हमारा गणित का ज्ञान हो, उसकी भी झलक ये जो सोमनाथ मंदिर का ये प्रांगण देता है। ज्योमेट्री अगर पता नहीं, फिजिक्स आपको पता नहीं, तो फिर आप कैसे इस तरह से स्ट्रक्चर को खड़ा कर सकते थे? उन्होंने ऐसे एलॉयज निजात किए थे जिनका मैग्नेटिक पोल्स ऑपोजिट हुआ करता था, जिसकी वजह से एक विशालकाय शिवलिंग बीच में हैंग करता था, ये कहा जाता है। बिल्कुल, और वही नहीं, आप उसके आगे जो अगर आप इस मंदिर को देखें, जो यह अभी जो मंदिर है, जो 7वां मंदिर है इस जगह पर, आप ध्यान रखें 6 बार जो मंदिर जो है अलग अलग कालखंड में बने टूटे। यह जो मंदिर है, अगर आप इसकी ऊंचाई देखिए 155 फीट की ऊंचाई है, उसके ऊपर 30 फीट से ज्यादा का यह जो है सो ध्वजदंड है, और उसके ऊपर जो है 52 गज की पताका जो है यहाँ पर हमेशा जो सो विशेष अवसरों पर फहराई जाती रही है। यह जो मंदिर है, यह जो भारतीय जो अपनी परंपरा है, यह कोई वेस्टर्न साइंस नहीं है, यह जो इंडियन जो साइंस है, जो हमारा आर्किटेक्चर है, जो वो ज्ञान है, उसके आधार पर बना है। जो 7 अलग अलग जो शिल्प हैं भारत के अपने, उनका यह बहुत ही अच्छा सुंदर मिश्रण है, जिसको कि इस मंदिर को महामेरु प्रसाद भी कहा जाता है। और इस तरीके से जो सो आप देखिए, इसी की झलक जो सोमपुरा कारीगर हैं, जो आर्किटेक्ट हैं, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया, वही सोमपुरा जो है अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, उन्हीं के डिजाइन के आधार पर। तो यानी अगर आप 1990 में देखें, जो राम जन्मभूमि का जो आंदोलन तेज हुआ था, जो कि 25 सितंबर 1990 को आडवाणी ने अपनी यात्रा इसी सोमनाथ मंदिर से शुरू की थी, यह प्रतिज्ञा लेके कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। यही शिल्पकला आपको अयोध्या में राम मंदिर में भी देखने को मिलेगी, जिसका कि जो संकेत वो है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले वह भव्य मंदिर भी आकार ले लेगा। तो ये हमारा प्राचीन शास्त्रीय ज्ञान है, प्राचीन आर्किटेक्चर का ज्ञान है, साइंस है, ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, जिसका कि सुंदर मिश्रण इस तरह के मंदिरों के तौर पर दिखता है। यही नहीं, आप केदारनाथ जाइए, केदारनाथ आप कई बार गए हैं जी। सैकड़ों वर्षों तक वो मंदिर जो है बर्फ में ढका रहा, उस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि 2013 में जो बड़ा सैलाब आया, कुछ नहीं हुआ। यह जो है सो विज्ञान है, हमारा एंशिएंट विज्ञान, जिसको कोई भी वेस्टर्न साइंस मैच नहीं कर सकता। जी, and those who don't understand, they tend to call it magic. The other aspect is that the current chairman of the Somnath Trust is Prime Minister Narendra Modi himself. And what we see, this beautiful promenade which has been now constructed, this has all happened recently. जी हाँ, जी हाँ। अगर आप देखें, मैं 1999 पर जब से मैं गुजरात में आया, तब से इस जगह पर आता रहा हूँ। अभी आज का जो भव्य प्रांगण जो सोमनाथ मंदिर का दिखाई दे रहा है, इसके आसपास का डेवलपमेंट है। पहले यहाँ पर मंदिर होता था, मंदिर भी इस तरह का नहीं था। अभी आपने जो गोल्ड प्लेटिंग देखी मंदिर के अंदर, वह पहले नहीं हुआ करती थी। जो आसपास का डेवलपमेंट, आप जिस प्रोमेनेड की बात कर रहे थे, यह पूरा जो है कैंपस है, उसके चारों तरफ है, तो लोग जो सो आराम से मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चे टहल सकते हैं। इसके आगे जो है तमाम किस्म के राइड हैं, अत्याधुनिक गेस्ट हाउस हैं, एग्जीबिशन हॉल्स हैं, और तमाम चीजें हैं जो कि यहाँ पर आने के लिए। यही नहीं, भारत जो है संस्कृत का जो है, आप ध्यान रखिए कि संस्कृत तो हमारा जो है एक तरह से कहते हैं मूल भाषा रही है, जिसमें कि हमारी सारी जो वैदिक ऋचाएं जो है, संस्कृत का भी विश्वविद्यालय है सोमनाथ में। यही नहीं, आप ध्यान रखिए कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसमें मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने गिर सोमनाथ नाम से पूरा एक अलग जिला ही बना दिया। तो इस तरह की डेवलपमेंट। और आप ध्यान रखिए कि वह जो है केशुभाई पटेल, जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका जब देहांत हुआ तो फिर सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन भी बने नरेंद्र मोदी, जो कि जिस ट्रस्ट में वो मेंबर जो है वो रहे थे, आप जो है गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तब से। तो फिलहाल जो है, और गिने चुने ऐसे ट्रस्ट हैं जिसमें कि नरेंद्र मोदी जो है सो आइदर मेंबर हैं या अध्यक्ष हैं। उन दो में से एक जो है यह सोमनाथ का ट्रस्ट है। इसके अलावा उनकी जहां तक आस्था निष्ठा का सवाल है, आप प्रचारक दिनों से वहां आते रहे। 1990 की जिस हम रथ यात्रा की बात कर रहे थे, वो भी उन्होंने ही प्लान किया था। यहां तक कि जो है जब मुख्यमंत्री थे, चाहे प्रधानमंत्री हो आज की तारीख में, वो हमेशा आते रहते हैं। और वही नहीं, आप ध्यान रखिए कि सोमनाथ आज की तारीख में न सिर्फ जो है आप सियासी तौर पर आप देख सकते हैं एक बड़ा सिंबॉलिक स्टार्टिंग पॉइंट रहा रथ यात्रा का, लेकिन उसके अलावा भी जो भारत की राष्ट्रीय चेतना है उसका प्रतीक। और इसीलिए आप देखिए तमाम पीढ़ी, चाहे बुजुर्ग हो चाहे यंगस्टर्स हो, वो यहाँ पर आते हैं, चूंकि इसके साथ सिर्फ धर्म नहीं जुड़ा हुआ है, इतिहास भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एंड दिस इज अ ह्यूज ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। ब्यूटीफुल अरेबियन सी, the symbol of science, and of course the epitome of spiritualism. This is a must visit, ladies and gentlemen. For the moment, signing off from Somnath, but our coverage continues. हम हैं इस वक्त जूनागढ़ रेलवे स्टेशन के ठीक सामने,
जूनागढ़ ये वो जगह है जो एक समय पर इस रीजन में, सौराष्ट्र रीजन की सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी। इसका एक बहुत बड़ा इतिहास भी है, लेकिन इस जगह को जहाँ रेलवे चौक कहा जाता है, यहाँ की एक खासियत है ये बिल्डिंग, ये इमारत जिसे सरदार पटेल दरवाज़ा भी कहा जाता है। ब्रजेश कुमार सिंह हमारे साथ हैं। ब्रजेश जी, इसका इतिहास बताइए। इसको सरदार पटेल दरवाज़ा कहा जा रहा है, लेकिन ये तो फिर लगता है कि इंडिपेंडेंस के बाद की बात है। उससे पहले का इसका इतिहास क्या है और जूनागढ़ की खासियत क्या है? देखिए, ये जो जगह है और जो आप जिस दरवाजे की बात कर रहे हैं, जिसका नया नाम सरदार पटेल दरवाजा है, वह कभी लॉर्ड रे के नाम पर रे गेट कहा जाता था। लॉर्ड रे जो है सो बॉम्बे के गवर्नर थे और उनके सम्मान में जो है जूनागढ़ के उस समय के जो नवाब थे रसूल खान, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और ये एक तरह से जूनागढ़ शहर का मुख्य दरवाजा हुआ करता था। जब प्रिंसली एस्टेट्स हुआ करते थे, उसमें जूनागढ़ पूरे सौराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ा प्रिंसली एस्टेट था, यानी सबसे बड़ी रियासत थी। और यहाँ पर जो है नवाब का शासन था, यानी मुस्लिम शासक थे। और ये जो है सो आज़ादी के बाद आप देखें, जूनागढ़ के नवाब ने जूनागढ़ का विलय पाकिस्तान में कर दिया था। जो लियाकत अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे, उनके फादर शाहनवाज भुट्टो महावत खान थर्ड जो कि उस समय के शासक थे, नवाब थे, उनके प्राइम मिनिस्टर यानी वजीर थे। उनके कहने पर उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन फिर आरजी हुकूमत का मूवमेंट चला और उसके बाद से जो है यह जब जूनागढ़ आज़ाद हुआ, जब नवंबर 1947 में भारत में आया, तो फिर इसका नाम सरदार पटेल गेट कर दिया गया। आप ये भी देखिए, रतू भाई अदानी चौक, जो आरजी हुकूमत वाली जो पूरी मूवमेंट चली थी, वो रतू भाई अदानी की अगुवाई में चली थी, इसलिए उनके नाम पर ये चौक बना। और सबसे बड़ी बात, अगर पॉलिटिकली भी देखें तो 5 असेंबली सीट्स हैं जूनागढ़ में। 5 में से 4 पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी। तो पिछली बार जो कांग्रेस का डोमिनेंस दिखा था सौराष्ट्र में बीजेपी के मुकाबले, उसका एक रिफ्लेक्शन ये जूनागढ़ में था। ये बात अलग है, तो कांग्रेस के जो 4 एमएलए थे, उसमें से 2 बीजेपी में आ गए, बीजेपी में आ चुके हैं। लेकिन जूनागढ़ अपने आप से उसकी एक खासियत इसलिए थी, क्या ये सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी? जब हम कहते हैं कि सरदार पटेल ने जो यूनियन ऑफ इंडिया था, उसमें 565 देसी रियासतों का विलय किया था, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन 565 में से 222 अकेले सौराष्ट्र के इलाके में थे। और वो 222 जो थी, उनमें सबसे बड़ा था जूनागढ़। और जूनागढ़ जो है सो काफी पावरफुल प्रिंसली स्टेट था। आसपास के छोटे छोटे जो रजवाड़े थे, उससे जो है सो यह टैक्स तक वसूला करता था। तो इसलिए जूनागढ़ का दबदबा काफी था। जूनागढ़ ऑब्वियसली जो है यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा बना जब नवंबर 1947 में मूवमेंट हुई। मैंने आपको बताया कि 12 नवंबर को सरदार पटेल यहाँ जो बहाउद्दीन कॉलेज है, वहाँ उसमें उन्होंने सभा की थी और फिर सोमनाथ गए थे और फिर सोमनाथ के मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था। उसके बाद से जो सौराष्ट्र स्टेट फॉर्म हुआ, तमाम प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर, जो मैंने 222 का जिक्र किया, वो सौराष्ट्र स्टेट जो है 1956 तक एग्जिस्टेंस में रहा। और 1956 में वो जो ग्रेटर बॉम्बे प्रोविंस था, उसका हिस्सा बन गया। और फिर 1960 में लिंग्विस्टिक बेसिस पर बॉम्बे का 2 हिस्सों में डिवीजन हुआ, गुजरात और महाराष्ट्र। तो उस गुजरात का हिस्सा फिर हो गया यह सौराष्ट्र, और सौराष्ट्र का ये सबसे बड़ा हिस्सा जूनागढ़। जूनागढ़ जो है दूसरे लिहाज से अगर आप देखें, जो हम जूना अखाड़ा की बात करते हैं, जूना अखाड़ा का भी एक बड़ा सेंटर है। जो गिरनार जो है, गिरनार की चोटी जो है, हमने पीछे यहाँ पहाड़ियां जो दिखाई दे रहा है, यही नहीं, अशोक के रॉक एडिक्ट्स। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कर्नल टॉड, जिसने कि राजपूताना की हिस्ट्री लिखी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजपूताना, और जिसने कि राजस्थान वर्ड को कॉइन किया, जब वो इंग्लैंड वापस लौट रहा था तो उसने ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया करके एक बुक लिखी। और कर्नल टॉड को श्रेय जाता है कि उन्होंने अशोक के रॉक एडिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया, जो कि उस समय यहाँ मिट्टी में दबा हुआ था। तो इस तरीके से काफी तक की फुटप्रिंट यहाँ गिरनार में एक समय मौर्यन एम्पायर का ये हिस्सा था। आप ध्यान रखिए कि जब हम कहते हैं, और जिसको कहा जाता है कि जो इंडिया की हिस्ट्री, जो बायस हिस्ट्री लिखी गई, जिसमें कि उसमें के ग्रेट एम्पायर्स थे, उनके बारे में बहुत चर्चा नहीं हुई, तो एक तरह से उस मौर्यन एम्पायर की बात कर लीजिए, जो मौर्यन एम्पायर जिसका हेडक्वार्टर पटना था और जिसका हिस्सा ये होता था। पाटलिपुत्र से जूनागढ़ तक वो साम्राज्य फैला था, मौर्यन एम्पायर, और उसके भी यहाँ पर इडिक्ट्स यानी कि प्रूफ मिले हैं, जिसको कि एक ब्रिटिशर ने आकर, एक ट्रैवलर और हिस्टोरियन ने आकर उसको कर्नल जेम्स टॉड, जो कि राजपूताना में लंबे समय तक जो ब्रिटिश एजेंट रहे। देखिए, घड़ी इशारा इस बात पर भी कर रही है कि हमें जूनागढ़ से राजकोट तक की दूरी को भी तय करना है, और हम बाय रोड ये जर्नी करेंगे। लेकिन ये ठीक पीछे जूनागढ़ का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन भी है। आप उस इमारत को देखें, बहुत ही ऐतिहासिक इमारत है ये। यहाँ से जो उस समय जूनागढ़ जब प्रिंसली स्टेट का जमाना था, तब जो है तमाम जो प्रिंसली स्टेट से वो अलग अलग रेलवे लाइन फॉर्म करते थे। तो जूनागढ़ स्टेट के समय में ये रेलवे लाइन थी। उस समय की पुरानी बिल्डिंग है। इस तरह की बिल्डिंग बहुत कम जगहों पर आपको देखने को मिलती है। कि रेलवे स्टेशन ही एक हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। निश्चित तौर पर आप देखिए, उससे अंदाजा लग जाएगा। उसके ठीक सामने जो नेशनल फ्लैग देख लीजिए, तिरंगा देख लीजिए। और आपको आश्चर्य की बात एक और भी बता दूं
कि बाकी पूरे देश में 15 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जूनागढ़ के लिए बिल्कुल अलग है। जूनागढ़ में स्वतंत्रता दिवस नवंबर के महीने में मनाया जाता है, क्योंकि उसके पहले आप 1947 की बात करें, यह जो जूनागढ़ रियासत का विलय जो है टेक्निकली नवाब ने, जिनके पास रूलिंग पावर थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ कर दिया था। और बाद में आरजी हुकूमत की मूवमेंट चली और उसके बाद से जूनागढ़ का विलय हुआ भारत परिसंघ में, और उसके पहले बाकायदा रेफरेंडम हुआ। इसलिए जूनागढ़ का स्वतंत्रता दिवस जो है अलग ढंग से मनाया जाता है। जी, तो कश्मीर किसी तरह से हमारे हाथ से उस आर्टिकल 370 की वजह से उसमें एक विधान, एक दिशा, एक संविधान की जगह 2 संविधान वाला केस हो गया। कश्मीर कहीं ना कहीं पेच फंस गया। लेकिन जूनागढ़, उस वक्त ये भी कहा जाता है जिन्ना और सरदार पटेल में ये झड़प थी कि कश्मीर और जूनागढ़ को लेकर कि कौन किसको हासिल कर पाएगा, कौन किसको हासिल कर पाएगा। सरदार पटेल राजा हरि सिंह से बात कर रहे थे और फिर उस वक्त उनको कहा गया कि आप इसमें दखल ना कीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा जो वो है मैं देख लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये टिफ थी और जूनागढ़ के नवाब ने कहा कि जिन्ना के साथ जुड़ जाएंगे, पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन लोकल आवाम हिंदू परस्त थी, उन्होंने और ये जो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जूनागढ़ के लोग जिन्होंने सोचा था कि 15 अगस्त 1947 को वह जो सो भारत का हिस्सा बन जाएंगे, जब उस दिन गजट पब्लिश हुआ तब जाकर उनको पता चला कि हमारे जो नवाब हैं उन्होंने जूनागढ़ का विलय पाकिस्तान में कर दिया है। तो 15 अगस्त 1947 की जो सुबह थी वो जूनागढ़ वासियों के लिए बहुत ही सरप्राइज की सुबह थी, दुख की सुबह थी, क्योंकि उसके बाद से यहाँ पर भी उस समय जो एक जुंटा था उसने काफी सारे अत्याचार किए थे, लोगों को यहाँ से भागना पड़ा था। बाद में आरजी हुकूमत वाली जो एक मूवमेंट शुरू हुई जिसमें कि श्यामल दास गांधी, रतू भाई अदानी, ये तमाम लोग जुड़े और फिर जो है सो कैप्चर किया गया। आप ध्यान रखें, पाकिस्तान के जो सरपरस्त थे उनको यहाँ से भगाया गया, खुद नवाब को भागना पड़ा। केसोड के एयरपोर्ट से भागे क्योंकि आप सोमनाथ से आ रहे थे तो आपने रास्ते में देखा। और आप देखिए हिस्टोरिकली आप यह जो बिल्डिंग को देखिए, और जो 1947 में 15 अगस्त को जब देश आजाद हुआ, 3 बड़े प्रिंसली स्टेट जिनकी समस्या रिजॉल्व नहीं हुई थी, उनमें से एक जूनागढ़ था, दूसरा था हैदराबाद और तीसरा कश्मीर। लेकिन 1950 तक इन दोनों का समाधान हो गया। कश्मीर का समाधान मुझे लगता है कि 2019 में जाकर फाइनली करना पड़ा। तो इस हिसाब से काफी हिस्टोरिकल। देखिए, आनंद गुजरात में है और आनंद आनंद में है, क्योंकि गुजरात में आनंद की ये कथा ना कही जाए then it feels a little incomplete, because the story of Gujarat and its rise is also in the rise of the cooperative movement. Amul is a representative of this Gujarat Cooperative Milk Federation, this entire movement that has today become a global story. And that's the reason why when we were here in Gujarat this time, we said कि ये कहानी तो आपको सुनानी ही है, ये कहानी तो बनती है, क्योंकि ये आपके हमारे घरों की कहानी है, ये अमूल की कहानी है। We are right now outside the Amul butter plant. So जिसे हम सब जानते हैं as utterly butterly delicious। ये कैसे बनता है, इतना सारा मक्खन कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, ये आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको ले चलते हैं उस तरफ। Let's quickly have a look। ये बटर जो है, पहले हमारे घर में ऐसे चर्न हुआ करता था, मक्खन निकालने के लिए दूध को चर्न करते थे। अब ये बहुत बड़ा चर्निंग मशीन है और अब आप देखें तो आपको वहाँ ऊपर येलो येलो दिखेगा कि देखो कैसे बटर को फेंटा जा रहा है, उसको दूध को फेंट के उसको वहाँ पर उसको चर्न करके उसमें से बटर एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। हाँ, उस डोम के अंदर आप जो दिख रहे हैं, दैट इज़ हाउ द बटर इज़ स्लोली गेटिंग चर्न, और उसको बना रहे हैं। और धीरे धीरे फिर वो इस ट्यूब से चल के आता है और पूरा ये रास्ता तय करता है। इस रास्ते को तय करके फिर इससे पहले कि वो पैकेज हो, वो यहाँ आपके सामने ऐसे दिखता है। देखिए कितना सारा मक्खन आके गिर रहा है, ये मक्खन आके गिर रहा है, ढेर सारा मक्खन, और धीरे धीरे वो मक्खन उसको रोल किया जा रहा है। वो मक्खन ऊपर से उस पाइप के अंदर से चर्न होने के बाद वो मक्खन प्रोसेस होके बाहर की तरफ आता है और फिर वो गिरता है और इसमें उसको रोल करके उसको चर्न किया जा रहा है। और फिर उसके बाद जैसे ही ये मक्खन बाहर निकलता है, उसको फिर धीरे धीरे स्लैब्स में कट करके वो पैक होके बाहर निकल रहा है।
ये 100 ग्राम बटर आपके सामने जा रहा है, देखिए जाता जा रहा है, और फिर वो पैकिंग मशीन के अंदर उसको ब्यूटिफुली इट्स गेटिंग पैक्ड. So this is how the delicious makhan from doodh is extracted, made, packed, and then of course it comes onto our dining tables for our breakfast, lunch and dinner. जिस पैक का हमारे विजय राजेश भारद्वाज इतना अच्छा शॉट बना रहे हैं, दिस इज द टीम कलर्स ऑफ टीम अर्जेंटीना. Imagine a cooperative brand from गुजरात. गुजरात की छोटी सी कोऑपरेटिव शुरुआत 75 साल के बाद दुनिया की 2 टॉप टीमों को स्पॉन्सर कर रही है, अर्जेंटीना और पोर्चुगल. सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप के लिए नहीं, अगले पूरे 1 साल के लिए. छाती चौड़ी होनी चाहिए ना, कॉलर ऊपर होना चाहिए ना. यही तो मैजिक है कोऑपरेटिव मूवमेंट की. Well, every time I have come to Gujarat, this one place has been on my bucket list. Finally, this time around, we've been able to tick it. And it gives me great pleasure that in such short notice, he's taken out the time to have a conversation with us. और हमारे साथ हैं Managing Director Dr. R.S. Sodhi of the one and only place जो हम सबके जुबान पर है, that is Amul. Sodhi साहब, thank you very much. मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि अभी हाल फिलहाल ही 101st बर्थ एनिवर्सरी थी डॉक्टर कुरियन की, वर्गीस कुरियन जी की. आपने उस अमूल के उस मूवमेंट को, कोऑपरेटिव मूवमेंट को भारत के कोने कोने में ले जाने का अब आप काम कर रहे हैं. तो सबसे पहले एक बात बताइए कि इस कोऑपरेटिव मूवमेंट में गुजरात के लिए क्या किया? हाउ डिड द होल स्टोरी स्टार्ट? धन्यवाद, आप गुजरात में आए, चाहे इलेक्शन के राउंड पे आए हैं, और गुजरात के किसानों के बारे में भी जानने की आपने इच्छा दी. अमूल ने पिछले 75 साल में जो किया है वो 100% गुजरात के, ग्रामीण गुजरात की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए काम किया है. देखिए, इस वक्त अगर मैं वैल्यू में बात करूं, हर रोज 150 करोड़ रुपए गुजरात के 36 लाख किसानों के घर में जाता है. अगर आप ग्रामीण गुजरात की बात करें तो इस वक्त मेन जो उनका जीविका का साधन या लाइवलीहुड का साधन है, अमूल का वो जो अपना गाय भैंस का दूध निकालेंगे, गांव की जो 18,600 मंडी हर गांव में है, मंडी में दूध देंगे, और उससे जो महिला के अकाउंट में पेमेंट जाता है, वो ही मेन सोर्स ऑफ इनकम जिससे पूरा घर का चलता है. और अब आप इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को गुजरात से बाहर भी लेकर जा रहे हैं. जम्मू कश्मीर में भी एक नया अध्याय आप खोल रहे हैं. पुलवामा में जो डेयरी मूवमेंट की बात कर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं कि गुजरात की जो स्टोरी सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है, ये कोऑपरेटिव मूवमेंट देश भर में भी लेके जा रहे हैं डेयरी के लिए. अमूल मदद कर रहा है वहां के किसानों की लोकल कोऑपरेटिव, क्योंकि वहां पे कोऑपरेटिव पूरा सिस्टम बंद हो गया था. तो वहां हमारे को रिक्वेस्ट आई कि अमूल ये इसको रिवाइव करने में मदद करे. तो हमने वहां के किसानों की मालिकी की, क्योंकि अमूल का मॉडल रहता है जम्मू एंड कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर्स लिमिटेड बनाई. उसमें 8 किसान बोर्ड पे रहे. 2 लोग अमूल ने दिए, जो उनको मैं भी हूं उसके बोर्ड पे, कि हम पूरी टेक्निकल और मैनेजरल स्किल दें. और वो इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड, जो जम्मू एंड कश्मीर के किसानों की है, 1.5 लाख लीटर दूध प्रतिदिन लेता है, और इस साल का उनका टर्नओवर तकरीबन 350 करोड़ हो जाएगा. एक और चीज मैंने बहुत अच्छी नोटिस की कि आपने लिखा है वहां, एक लाइन, लंबी लाइन खड़ी है दूध के इसके सामने, और वो पोस्टर मेरे को बहुत भा गया कि इट इज whoever comes first stands first. It does not, there is no discrimination as far as caste, creed, religion is concerned. कि जो पहले आया वो पहले लाइन में लग गया. तो ये भाव जो है, ये कितना सोशल जस्टिस के एरिया में कितना काम आता है? देखिए, चाहे आप आधा लीटर दूध दे रहे हैं, चाहे आप 20 लीटर दूध दे रहे हैं, आपको लाइन में खड़े होके मंडली में दूध डालना है. क्यों? किसी भी कास्ट का हो, किसी के भी दूध, जब आप उसके कैन में दूध जाएगा वो तो एक ही होगा, सफेद रंग का. पिछले 20-25 साल से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित भाई शाह, और उसके बाद उस लीडरशिप की बात है. अभी अमित शाह जी ने कोऑपरेटिव मूवमेंट्स और कोऑपरेटिव एक्ट की बात की. इनका रोल कितना रहा है इस मूवमेंट को गुजरात और गुजरात से आगे पूरे देश में फैलाने? सबसे पहले तो देखिए, जो भारत सरकार ने अलग से सहकारिता मंत्रालय बनाया, हमको सबसे बड़ी खुशी हुई
कि भारत में 75 साल से सहकारिता से इतना काम कर रही है, कम से कम इसको रेगुलेशन तो मिली कि सहकारिता के जरिए भी छोटे लोग अपना बिजनेस मॉडल बना सकते हैं। तो उनको पता है कि सहकारिता में छोटे लोग होते हैं, तो इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, इनके जो सोल्यूशन है वो इंडस्ट्री से डिफरेंट है। तो उस हिसाब से हमको बहुत फायदा हुआ है। इस बार पॉलिटिकल जो मूड है, इलेक्शन का बज है, उसके बारे में आप लोग के यहाँ चर्चा होती है? गॉसिप ग्राउंड पे क्या है, लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं गुजरात से, देश से? मैं जानता हूं कि आप लार्जली ए पॉलिटिकल रहना चाहते हैं, बट फिर भी चुनावी माहौल है तो ये सवाल तो बनता है सोनी साहब। नहीं ठीक है, जो भी आप भी देखिए घूम के आए हैं, मेरे ख्याल से जो भी पार्टी, जो भी कैंडिडेट डिजर्व करता है वो जीतेगा ही जीतेगा। और गुजरात के लोग बहुत इंटेलिजेंट है, उनको मालूम है कि किसको क्या वोट देना, कौन हमारे को डिलीवर कर सकता है, और आप देखेंगे। आपका फेवरेट क्या है? देखिए अगर आप पूछें तो मेरा फेवरेट सुबह जो ब्रेकफास्ट पराठे के ऊपर मक्खन चाहिए ही चाहिए, दोपहर को मुझे दही और छाछ चाहिए, और रात को ठीक है खाना खाने के बाद आइसक्रीम का एक स्कूप खाता हूँ। तो आप टाइम बताएंगे तो मैं आपको फेवरेट बताऊंगा। हाँ, मीटिंग में बैठे बैठे चॉकलेट, डार्क चॉकलेट खा लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट में बटर, लंच में छाछ, और डिनर पे आइसक्रीम, और बीच में चॉकलेट। हाँ, इतना तो मिनिमम होता ही है, इससे ज्यादा तो बड़ी बात नहीं। तो इसी अटरली बटरली डिलीशियस नोट पे थैंक यू सो मच सोनी साहब। धन्यवाद।